Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडीज बुक. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड ईच लेसन फ्रॉम 3 पार्ट्स ऑफ दिस बुक. इस बुक के जो 3 पार्ट्स हैं वहां से तीनों पार्ट से हम 1 लेसन ईच ऑफ द पार्ट यानी हर एक पार्ट में से 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. एंड इट इज अवर सेकंड राउंड और अपना ये सेकंड राउंड है और सेकंड राउंड में हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन स्टडी करना शुरू कर चुके हैं. दीपावली वैकेशन से पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके थे इस सेकंड लेसन को, जिसका नाम है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स. हंटर गैदरर्स यानी शिकारी और गैदर यानी होता है इकट्ठा करना. इकट्ठा करने वाला हिंदी में इसके लिए शब्द है संग्राहक. फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स यानी शिकारी और संग्राहकों से किसान तक. ये शुरुआत में जो मनुष्य था, जब एक जंगली जानवरों से मनुष्य का जो स्वरूप है वो कन्वर्ट हुआ. और जंगली जानवर कौन था ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पुराने समय में जो एक इस तरह का स्ट्रक्चर था जो कि जंगली कहा जा सकता है और जो कि लगभग जानवरों की कैटेगरी में जिसको माना जा सकता है, वहां से धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होकर के मनुष्य का जो रूप है उसमें कन्वर्ट हुआ पहले, जिसको होमोनिड कहा जाता था. होमोनिड एक प्रकार का ह्यूमन लाइक क्रीचर था यानी मनुष्य जैसा जानवर था जिसको होमोनिड कहा गया है. और उससे फिर होमोसेपियंस जो आजकल का इंसान है उसको होमोसेपियंस कहा जाता है. उसमें होमोनिड से होमोसेपियंस बना और होमोसेपियंस का फिर विकास शुरू हुआ. शुरुआत में होमोसेपियंस जो थे वो कुछ भी नहीं जानते थे. एक जानवर की तरह वो झुंड में घूमते रहते थे, जो जंगली जानवरों के साथ में वो घूमते रहते थे. और जंगली जानवरों के साथ में घूमने के क्या कारण थे उनके, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीखा, स्टोन के टूल्स बनाना सीखा. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि कितने प्रकार के टूल्स वो बनाते थे. टूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको सबसे पहले जो कोर टूल्स, यहाँ पर टूल्स के जो टाइप्स है वो भी हम पढ़ चुके हैं. कोर टूल्स होते थे, फ्लैग टूल्स होते थे और ब्लेड टूल्स. ये 3 टाइप के टूल्स वो स्टोन्स से बनाते थे. ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट और टूल्स बनाए गए उस समय में वो स्टोन से बनाए गए, पत्थरों से बनाए गए. इसलिए उस जमाने को स्टोन एज भी कहा जाता है, पाषाण युग भी कहा जाता है. और इसमें ये जो युग था उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ था. इसलिए वहां उस सब जमाने में जो लोग थे, जिस तरह के होमोसेपियंस मानव थे, वो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से नहीं कर पाते थे. इसलिए उस समय के कोई भी चीज लिखी हुई नहीं मिल पाती है आज के लोगों को, आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों को. तो केवल उस जमाने की जो चीजें मिलती है, जो टूल्स मिलते हैं, जो कंकाल मिलते हैं, ये जो उस जमाने की चीजें मिलती है, वही केवल इतिहास को, उस जमाने के बारे में जो चीजें हैं उनको जानने का एक जरिया है. बाद में, उसके बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, भाषा का विकास हुआ, तो कई प्रकार के पत्र, कई प्रकार की पुस्तकें लिखी गई और आज भी वो मिल जाती है पुरानी. तो वो एक ज्यादा डिटेल से जानने का एक जरिया होती है. लेकिन जब अपन बात करते हैं उस जमाने की जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम कहा गया है, यानी पूर्व प्राग ऐतिहासिक समय, जहां पर मनुष्य को बोलना नहीं आता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, न बोलना आता था न लिखना आता था. तो वो जो जमाना था, वो जो इरा था, वो जो टाइम था, वो प्री हिस्टोरिक कहा जाता है. और इसको स्टोन एज भी कहा जाता है क्योंकि वो जो जमाना था उसमें ज्यादातर जो टूल्स है वो स्टोन से बनाए गए. अभी तक हम लोग ये सारी बातें पढ़ चुके हैं अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में. आज हम लोग आगे का जो इसका पार्ट है लेसन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज का जो ये वीडियो है ये 4th वीडियो है इस लेसन का. अभी तक हम इस लेसन के 3 वीडियोज स्टडी कर चुके हैं
और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उनको बहुत ही केयरफुली देखा होगा और समझा होगा। आज हम ये फोर्थ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस फोर्थ वीडियो का जो टॉपिक है, जो यहाँ पर जिसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, वो है द स्टोन एज यानी पाषाण युग, इट्स फेजेज यानी इसके चरण। जो पाषाण युग है बहुत ही लंबा युग था, बहुत लंबा हजारों वर्षों का ये युग था। तो इसके 3 फेज बनाए गए हैं, 3 इसकी अवस्थाएं बनाई गई है, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। जो स्टोन एज है यानी पाषाण युग है, इस युग को जो कि हजारों वर्षों का युग था, उस युग को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 फेजेज हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड कह दें, भले ही स्टोन एज कह दें, दोनों का मतलब एक ही जमाने से है, एक ही वो समय, एक ही जो युग था, उसी के बारे में दो नाम यूज किए जाते हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड और उसी को स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय में सारी चीजें स्टोन की ही बनाते थे, बाकी कुछ वो जानते नहीं थे। तो ये दोनों जो नाम आते हैं, ये दोनों नाम उसी जो टाइम पीरियड को रेफर करते हैं जबकि भाषा का विकास नहीं हुआ था। द प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन एज, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण युग, कैन बी स्टडीड, इसका अध्ययन किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है, बाय डिवाइडिंग इट, इसको डिवाइड करके, इनटू 3 फेजेज, 3 चरणों में या 3 अवस्थाओं में। ये जो पाषाण युग है, जो बहुत लंबा युग था, इसको 3 भागों में, 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। एक है, अभी आगे वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, इजी जो लैंग्वेज है वो पहले पढ़ लेते हैं अपन। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। एज का मतलब होता है युग, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर होता है इंग्लिश में, जिसको स्टोन कहते हैं। तो इसके 3 चरण बना दिए, पुराना, सबसे पुराना, फिर बीच का और फिर नया। ऐसे 3 डिवाइडेशन कर दिए हैं पाषाण काल के स्टोन एज को, ओल्ड, मिडिल और न्यू। अब इनके कुछ एक दूसरे नाम भी दिए गए हैं इनको। ओल्ड स्टोन एज जो यानी सबसे पुराना वाला जो काल है, उसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। एज का मतलब तो युग है। पैलियोलिथिक एज, अब पैलियोलिथिक क्या होता है यहां पर दिया गया है एक्स्ट्रा बिट में। लिथिक इन ग्रीक मीन्स, लिथिक इन ग्रीक, ग्रीक में एक शब्द है लिथिक। लिथिक शब्द जो है, तो ग्रीक जो भाषा है उसमें एक लिथिक नाम का शब्द है, वो उसका मतलब होता है ऑफ स्टोन यानी पत्थर का। पत्थर का या पत्थर की कोई चीज होती है उसको लिथिक कहते हैं। और पैलियो का मतलब है ओल्ड यानी पुराना, यानी पुराना पत्थर का। अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें, पैलियोलिथिक, पैलियो और लिथिक को आपस में कनेक्ट कर दें, तो पैलियो का मतलब है ओल्ड यानी पुराना और लिथिक का मतलब है ऑफ स्टोन यानी पत्थर का, पुराना पत्थर का। ये हो गया। नियो इज न्यू, नियो का मतलब है न्यू। ये दोनों ही शब्द जो है, तीनों ही शब्द लिथिक, पैलियो और नियो, ये तीनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो इसीलिए इनका नाम है। ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज को मीजोलिथिक एज भी कहा जाता है और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार से ये जो स्टोन एज था इसको डिवाइड कर दिया गया है, ओल्ड, मिडिल और न्यू। अब अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि ओल्ड में कैसा था, मिडिल में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चीजें सीखी फिर इंसान ने, और फिर और ज्यादा जो बाद का जो टाइम था यानी नया पाषाण काल जो था, उसमें इंसान ने क्या क्या चीजें सीखी। तो सबसे पहले बात करेंगे पैलियोलिथिक की। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम स्टार्टिंग में स्टडी करेंगे। द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, भले ही हम पैलियोलिथिक कह दें, भले ही हम ओल्ड स्टोन एज कह दें, और लिखा हो यानी या, दोनों में से अपन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो टाइम था, ये जो एज यानी ये जो युग था, बिगिन यानी शुरू हुआ। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो बिगेन सेकंड फॉर्म है यानी शुरू हुआ।
अबाउट 5 lakhs BCE। BC का मतलब, बी का मतलब होता है बिफोर, कॉमन ईरा यानी ईसा के जन्म के पहले 5 लाख वर्ष पूर्व। बिफोर का मतलब है बिफोर, बी का मतलब है बिफोर, सीई का मतलब है कॉमन ईरा यानी सन, जिसको हम सन कहते हैं। ईसा के जन्म से सन शुरू होती है और उसके जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो टाइम था उसको बीसीई के नाम से जाने जाता है। तो ईसा के जन्म के 5 लाख वर्ष पूर्व ये टाइम शुरू हुआ। ये जो पैलियोलिथिक का जो टाइम था, या जो जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, ये ईसा के जन्म के 5 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, जिसको हम 5 lakhs BCE कह सकते हैं। तब से ये जो कालखंड है, ये जो एज है, ये स्टार्ट हुआ एंड एंडेड, और ये खत्म कब हुआ ओल्ड वाला? अबाउट 10,000 BCE, ईसा से 10,000 साल पहले। यानी कि अब अपन कल्पना कर सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई टाइम पीरियड रहा है तो वो ओल्ड वाला ही रहा है। अब देखिए 5 लाख वर्ष पहले स्टार्ट हुआ और केवल 10,000 वर्ष पहले खत्म हो गया। यानी कि एक बड़ा जो टाइम पीरियड है ये ओल्ड वाला ही रहा है। तो ये कब से कब तक रहा है ये हमें पता होना चाहिए कि ये 5 lakhs BCE स्टार्ट हुआ और 10,000 BCE में ये एंडेड हुआ, यानी खत्म हो गया। ये इसका टाइम पीरियड था पैलियोलिथिक का। इन द पैलियोलिथिक एज, ये जो पैलियोलिथिक एज का मतलब युग था, या पूर्व पाषाण काल कह सकते हैं, या प्राग, या हम इसको पूर्व पाषाण काल ही कह सकते हैं इसको। पैलियोलिथिक एज जो था उसके अंदर, इन यानी अंदर, उसके अंदर ह्यूमंस लिव्ड, मनुष्य रहते थे इन केव्स यानी गुफाओं में। केव्स का मतलब होता है गुफाएं। इस समय में मनुष्य केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नियर वाटर बॉडीज, जो पानी के स्रोत होते थे, वाटर बॉडीज होती थी, उनके पास में रहते थे। अब वाटर बॉडीज क्या हो सकती है? रिवर्स यानी नदियां, और लेक्स यानी झीलें। जो उस जमाने में नदियां और झीलें थी, उनके पास में ये जो, इनको वाटर बॉडीज कह सकते हैं अपन, उनके पास में जो गुफाएं होती थी, वहां पर ये लोग, ये जो प्री हिस्टोरिक या जिसको पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे, जो मनुष्य थे, वो इन जगहों पर रहते थे। क्योंकि पानी तो जरूरत उनको रहती थी, तो पानी के जो वाटर बॉडीज हैं उनके पास रहने से उनको तुरंत वहां से पानी मिल जाता था, और कोई गुफाएं मिल जाती थी तो सर्दी गर्मी से बचने का वो साधन हो जाता था। तो इसलिए वो वाटर बॉडीज के पास में जो केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, वहां पर वो रहते थे। दे हंटेड, वे शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का, एंड गैदर्ड, और इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स यानी फल, एंड वाइल्ड बेरीज, और जंगली बेर, टू सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए करते क्या थे? देखिए रहते कहां थे? पहली बात तो वो वाटर बॉडीज के पास जो केव्स होती थी उनमें रहते थे। फिर वो करते क्या थे? तो वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और कुछ चीजों को इकट्ठा भी करते थे, गैदर करते थे। किन चीजों को इकट्ठा करते थे? एक तो फ्रूट्स को यानी फलों को इकट्ठा करते थे, जंगली जो बेरीज यानी बेर होते हैं उनको इकट्ठा करते थे जीवित रहने के लिए, उनको खा करके जीवित रहते थे। यानी इनको भी, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, यानी ओमनीवोरस थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, यानी फ्रूट्स भी खाते थे और मांस भी खाते थे। ए वेराइटी ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलियोलिथिक एज, ये जो पैलियोलिथिक एज है, यहां से कई प्रकार के टूल्स यानी कई प्रकार के औजार हैव बीन अनअर्थड। अनअर्थड का मतलब होता है खोदे गए, अर्थ का मतलब धरती होती है, तो धरती के अंदर जो छुपा हुआ होता है उसको अर्थड कहते हैं, और अनअर्थड यानी छुपी हुई जमीन के अंदर से जब कोई बाहर चीजें निकलती है उसको अनअर्थड कहते हैं। तो ये पैलियोलिथिक एज के जमाने में कई प्रकार के जो टूल्स हैं वो अनअर्थड हो चुके हैं या खोदे जा चुके हैं बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजी क्या होती है? जो पुरानी चीजों का विज्ञान होता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, और इस तरह के जो विद्वान होते हैं जो आर्कियोलॉजी को जानते हैं, उसमें काम करते हैं, पुरानी चीजों को खोजते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उस जमाने के कई टूल्स, कई औजार अनअर्थ किए जा चुके हैं, खोदे जा चुके हैं, जमीन में से निकाले जा चुके हैं। क्या क्या चीजें निकली है उस जमाने की, उस एज की?
तो क्लब्स यानी गदा, जिसको अपन हनुमान जी के पास होता है ना गदा, यानी घोटा जिसको कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, क्लब्स यानी गदा निकल, मतलब इस तरह की जमीन में से निकली है पत्थर की। स्क्रैपर्स, स्क्रैप यानी होता है खुरचना, तो खुरचने वाले औजार निकले हैं जमीन में से। चॉपर्स यानी काटने वाली जो कुल्हाड़ियों जैसे औजार निकले हैं। हैंड एक्सेज यानी हाथ की कुल्हाड़ियां निकली है जमीन में से। बाउज यानी धनुष, एंड एरोज यानी तीर। ये चीजें जमीन में से निकाली गई है उस पैलियोलिथिक जमाने की। अब कोई चीज कितनी पुरानी है उसकी उम्र जानने की भी एक अलग विधि है, वैज्ञानिक विधि है, जिसको कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड से किसी भी चीज की उम्र जानी जा सकती है कि ये कब बनी थी, कितने लाख वर्ष पहले बनी थी या कितने हजार वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं जो भी जमीन में से निकली हुई चीजें हैं कि वो कितनी पुरानी है। तो ये सब पैलियोलिथिक एज की ये जो टूल्स हैं ये मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स को, और उन्होंने इन सब चीजों को अनअर्थ किया है। द पैलियोलिथिक एज यानी ये जो पूरा पाषाण, पूर्व या पूरा पाषाण जो युग है, हैज बीन फर्दर डिवाइडेड। अब ये जो पैलियोलिथिक एज है ये सबसे बड़ी है। अभी अपन ने देखा था कि 5 लाख वर्ष ईसा बीसीई शुरू हुआ और 10,000 बीसीई ये एंड हुआ, तो बहुत ही लाखों वर्षों का ये टाइम था। तो इसको भी फिर 3 भागों में बांट दिया है। पहले तो प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में बांटा है। अब ये जो पैलियोलिथिक है या ओल्ड स्टोन एज है, इसको भी फर्दर यानी आगे 3 भागों में और बांट दिया गया है। देखिए फिर से मैं लाइन रीड कर रहा हूं। द पैलियोलिथिक एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड। ये जो पैलियोलिथिक एज है या पूर्व पाषाण काल है, इसको फर्दर यानी और आगे डिवाइडेड यानी बांट दिया गया है इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स, 3 विशिष्ट अवस्थाओं में या 3 विशिष्ट समयों में। डिस्टिंक्ट यानी विशिष्ट। ये जो पैलियोलिथिक एज है इसको 3 और आगे, अगर 3 और भागों में बांट दिया गया है। अब ये 3 कौन है? लोअर यानी अर्लियर यानी सबसे पुराना, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य का पूर्व पाषाण काल, और एंड अपर या लेट पैलियोलिथिक एज। इसके भी 3 जो डिवाइडेशन कर दिए गए हैं पैलियोलिथिक के। पहले तो देखिए स्टोन एज को 3 भागों में बांटा, ओल्ड, मिडिल और न्यू, ऐसे 3 भाग उसके बना दिए। फिर ओल्ड के भी 3 भाग बना दिए, ओल्ड, मिडिल, न्यू, ऐसे 3 भाग और बना दिए गए हैं पैलियोलिथिक के। अब बात करते हैं आगे की, कहां थे हम लोग? दिस पीरियड, यहां थे अपर, हाँ ये यहां तक। अब यहां से पढ़ना अपने को। सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी सबसे पुराने वाली पैलियोलिथिक एज है। ये सबसे पुराना पूर्व पाषाण काल है, सबसे पुराना समय, जबकि होमोनिड्स जो है वो होमोसेपियंस में कन्वर्ट हुए थे। दिस पीरियड बिगेन्स, ये पीरियड शुरू होता है, पीरियड का मतलब है काल या समय। ये समय शुरू होता है विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स। पहला जो स्टोन टूल्स बना, पत्थर का औजार जो बना, उसका जो अपीयरेंस हुआ यानी प्रकट हुआ या बना, पहला जो स्टोन टूल बना, तब से ये जो टाइम पीरियड है ये स्टार्ट होता है, लोअर पैलियोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, धरती के कई हिस्से, वर कवर्ड, वो ढके हुए थे, विद आइस यानी बर्फ के साथ। यानी पहले धरती पर इतनी गर्मी नहीं थी, तो उस समय बर्फ से, धरती के बहुत सारे हिस्से बर्फ से कवर्ड रहते थे, ढके हुए रहते थे। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस वर कोल्ड, आइसी एंड हर्श। और उस समय जो क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु की जो अवस्थाएं थी उस जमाने में, वर यानी थी, कोल्ड यानी ठंडी, आइसी यानी बर्फीली, एंड हार्श यानी कठोर। इस तरह की जलवायु थी, इस टाइप का मौसम रहता था उस टाइम। दिस इरा, ये जो इरा यानी ये जो युग था, इज आल्सो कॉल्ड द आइस एज। इसको बर्फ का युग भी कहते हैं। ये कौन से युग को कहते हैं आइस एज? लोअर पैलियोलिथिक एज को
आइस एज भी कहते हैं, क्योंकि धरती का अधिकांश जो पार्ट था वो आइस से कवर्ड रहता था। और उस जमाने में ये क्लाइमेटिक जो कंडीशंस थी वो भी ठंडी, बर्फीली और हार्श यानी कठोर थी। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, जो सबसे पुराने पत्थर के औजार हैं, वर यानी थे, कौन से थे? सबसे अर्लियर यानी सबसे पुराने जो स्टोन टूल्स थे वो क्या थे? कोबल्ड फ्लैक्स। कोबल्ड फ्लैक का मतलब है पत्थरों के टुकड़े। फ्लैक यानी टुकड़े होता है, कोबल्ड फ्लैक यानी पत्थरों के टुकड़े। तो गोल गोल पत्थरों के टुकड़े होते थे, वो कोबल्ड फ्लैक कहलाते हैं। हैंड एक्सेज यानी हाथ की कुल्हाड़ियां, ये सबसे प्राचीन टूल्स हैं। ये बताया जा रहा है कि सबसे जो अर्लियर स्टोन टूल्स थे वो ये थे। सबसे प्राचीन जो पत्थर के औजार बने वो ये क्या बने? कोबल्ड फ्लैक्स यानी गोल पत्थरों के टुकड़े, हैंड एक्सेज यानी हाथ की कुल्हाड़ी, और पाउंडिंग स्टोन्स यानी जिसमें पीसने वाला पत्थर, पाउंडिंग यानी होता है पीसना, पीसने का पत्थर, एटसेट्रा यानी आदि। ये सबसे अर्लियर स्टोन टूल्स थे। अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले कौन से टूल्स बने, कौन से औजार बने, तो वो सबसे पहले स्टोन टूल्स बने। और स्टोन टूल्स में भी सबसे पहले क्या ये चीजें बनी जो भी अपन ने पढ़ी थी? कोबल्ड फ्लैक यानी गोल पत्थरों के टुकड़े, हैंड एक्सेस यानी कि हाथ की कुल्हाड़ियां, पाउंडिंग स्टोन्स यानी पीसने वाले पत्थर। ये सबसे पुराने स्टोन टूल्स थे, एटसेट्रा यानी आदि। विच वर सिंपल, जो कि थे साधारण यानी सिंपल, एंड रफली क्राफ्ट, और बहुत ही रफली यानी बहुत ही खुरदरा। वैसे रफली का मतलब खुरदरा होता है, रफली क्राफ्टेड यानी बहुत ही खुरदरी तरीके से इनको तैयार किया गया था। क्राफ्ट करना यानी बनाया जाए। तो आज की जैसे कोई फिनिशिंग नहीं होती थी, चमकदार चीजें नहीं होती थी, एकदम टेढ़े मेढ़े जैसे पत्थर को तोड़ करके टूल्स बनाए जाते थे। तो ये रफली क्राफ्टेड होते थे यानी खुरदरे बिना फिनिशिंग के बनाए जाते थे ये। इन इंडिया, भारत में, दीज ओल्डेस्ट टूल्स, ये जो सबसे पुराने टूल्स थे, जो सबसे पुराने औजार थे, हैव बीन डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर किए जा चुके हैं यानी खोजे जा चुके हैं, इन द शिवालिक रेंज, शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक जो है हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, शिवालिक पर्वत है एक, उसकी पहाड़ियों में इस तरह के औजार खोजे जा चुके हैं। यानी कि भारत में भी इतनी पुरानी सभ्यता, लाखों वर्ष पहले की सभ्यता थी, और इस समय भारत में भी इस तरह के औजार बनाए गए थे कभी। शिवालिक की पहाड़ियों में इनको डिस्कवर किया जा चुका है। एंड द सून वैली इन पंजाब, और पंजाब में एक सून वैली है, वैली का मतलब होता है घाटी, सून घाटी है वहां पर भी इस तरह के टूल्स डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं, यानी मिले हैं वहां पर इस तरह के टूल्स। और दो जगह पर मिले हैं, एक तो सून वैली पंजाब में मिले हैं, और एक शिवालिक की जो रेंज यानी पहाड़ियां हैं, पर्वतमाला है, वहां पर भी इस तरह के टूल्स भारत में मिले हैं। तो अगर कोई पूछता है कि भारत में जो अर्लियर टूल्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, सबसे पुराने जो स्टोन टूल्स भारत में कहाँ मिले हैं, तो वो ये वो जगह हैं, एक तो शिवालिक रेंज में और एक सून वैली पंजाब में, ये दो जगह पर ये मिले हैं। ये बात हो गई अपनी कहाँ की, ये बात हो गई ओल्ड लोअर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांटा है ना, तो ये लोअर वाली बात हो गई, सबसे पुरानी वाली। अब आएगा मिडिल वाला, बीच का, मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूर्व पाषाण काल। द मेजर टूल्स, अब देखिए टूल्स में परिवर्तन आएगा। ये जो अंतर जो डिफरेंशिएट किया गया है इनको, ये टूल्स के बेसिस पर ही है कि अभी तक जो टूल्स बन रहे थे वो कैसे खुरदरे थे, रफली क्राफ्टेड थे, यानी खुरदरे बिना फिनिशिंग के वो बनाए जाते थे। तो ये और ये वाले टूल्स होते थे, हैंड एक्सेस है, पाउंडिंग स्टोन है, या कोबल्ड फ्लैक्स है। अब क्या होगा, अब थोड़ा उनमें सुधार आएगा, उनके क्राफ्टिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। तो क्या इंप्रूवमेंट आएगा अब मिडिल पैलियोलिथिक एज में? द मेजर टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड
इस पीरियड में जो मुख्य टूल्स यूज किए गए थे वर द स्क्रैपर्स, यानी वो क्या थे, वो स्क्रैपर्स थे यानी खुरचने वाले थे, एंड बोरर्स यानी छेद करने वाले। एक तो खुरचने वाले टूल्स इस समय में नए आविष्कार हुए, और बोरर्स यानी छेद करने वाले टूल्स। बोर करना यानी छेद करना होता है, जिसे आपने सुना होगा कि ट्यूबवेल बोर करवाइए, तो बोर करना यानी छेद करना। तो इस समय जो नए टूल्स जो डिस्कवर हुए या इस आविष्कृत हुए इस जमाने में, वो एक तो बोरर्स थे यानी छेद करने वाले टूल्स थे, एक स्क्रैपर्स यानी खुरचने वाले टूल्स थे। अबाउट दिस टाइम, इस समय के बारे में, अर्ली ह्यूमन यानी जो प्राचीन मनुष्य था, बिगेन लिविंग इन ग्रुप्स, वो शुरू कर चुका था लिविंग यानी रहना, इन ग्रुप्स यानी समूहों में। पहले वो अकेला ही घूमता रहता था, अब जो आदमी था वो ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया उसने इस जमाने में। मिडिल पैलियोलिथिक जो एज था, इसमें उस इंसान ने, ह्यूमंस ने ग्रुप में लिविंग करना शुरू कर दिया और ट्राइब्स या जनजातियों में रहना शुरू कर दिया। ग्रुप में रहने लग गए लोग या जनजातियों में रहने लग गए, ट्राइब्स में। एंड डेवलप्ड कल्चरल ट्रेट्स, और उन्होंने विकसित की कल्चरल यानी सांस्कृतिक, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, यानी संस्कृति विकसित होने लगी, जो कल्चर विकसित होने लगी, कल्चरल ट्रेट्स यानी सांस्कृतिक लक्षण विकसित होने लगे। एक्सप्रेस्ड इन केव पेंटिंग्स, जो कि प्रकट हुए हैं, एक्सप्रेस यानी प्रकट करना। और वो साथ रहने लगे और सिविलाइजेशन शुरू हो गया और एक साथ रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे और ट्राइब्स में रहने लगे। अब ये चीज कहां पर कैसे पता चली, तो वो एक्सप्रेशन, उस चीज का जो एक्सप्रेस हुआ है, जो उन्होंने प्रकट किया इसको, इन केव पेंटिंग्स, गुफाओं में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई उस जमाने में, उनमें वो एक्सप्रेस होता है, उन पेंटिंग्स में वो पता चलता है। उनकी बनाई हुई पेंटिंग आज भी है कई स्थानों पर, तो उन केव पेंटिंग्स में पता चलता है, ये बात एक्सप्रेस होती है यानी प्रकट होती है कि उस जमाने में लोग ग्रुप में रहने लगे थे या ट्राइब्स में यानी जनजातियों में रहने लगे थे। और रॉक आर्ट यानी चट्टानों पर भी कई आर्ट बनी हुई है, कलाएं, चट्टान पर भी कई कलाकारी की हुई है उस जमाने की, उससे भी ये बात पता चलती है कि लोग ग्रुप में रहने लगे, ट्राइब्स में रहने लगे। दे आल्सो बिगेन टू बरी, और वे आल्सो यानी भी, बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू बरी यानी दफन करना, उन्होंने दफन करना भी शुरू कर दिया था द डेड यानी मरे हुए लोगों को। इससे पहले वो दफन या उसका अंतिम संस्कार नहीं करते थे, लेकिन ये जो टाइम आ गया मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसमें उन्होंने बुरी यानी दफन करना, गाड़ना शुरू कर दिया था डेड यानी मरे हुए लोगों को। तो हमने स्टडी की लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में, और अब है अपर पैलियोलिथिक। अभी हम पैलियोलिथिक के ही 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद पैलियोलिथिक के बाद में क्या आएगा, मीजोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक। अभी हम पैलियोलिथिक के जो 3 पार्ट बनाए गए हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। उसमें से हम पढ़ चुके हैं लोअर, उसके बाद पढ़ चुके हैं मिडिल, और अब है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि सबसे बाद का यानी ऊपर का या सबसे बाद का जो पूर्व पाषाण काल था वो ये काल था। इसमें क्या परिवर्तन आए, क्या औजारों में परिवर्तन आए, टूल्स में, और क्या और चीजों में परिवर्तन आए। द पीरियड कंसीड्स कोइंसिसाइड्स का मतलब है मेल खाता है। दिस पीरियड कोइंसाइड्स यानी यह जो पीरियड यानी कालखंड या समय, कोइंसाइड्स यानी मेल खाता है विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। जो आइस एज था यानी ये जो काम लोअर वाला जो था, लोअर पैलियोलिथिक जिसको आइस एज भी कहा गया था, यहां देखिए, और उससे ये फेज मेल खाता है। दिस पीरियड कोइंसाइड्स, ये पीरियड मेल खाता है, कोइंसाइड्स यानी मेल खाता है विद द लास्ट फेज यानी अंतिम अवस्था से ऑफ द आइस एज यानी बर्फ के युग से। बर्फ का युग किसको बोला था,
ये लोअर पैलियोलिथिक को बर्फ का युग बोला था, उससे ये युग मेल खाता है। एंड द क्लाइमेटिक बिगेन वार्मर, और क्लाइमेट बिगेन वार्मर यानी जलवायु बन गई वार्मर यानी ज्यादा गर्म। उस जमाने में तो बर्फ जमी रहती थी, तो अब जो जलवायु थी, जो क्लाइमेट था, वो बिकेम यानी बन गई वार्मर यानी ज्यादा गर्म, अब गर्मी बढ़ गई। द कॉमन टूल्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो कॉमन टूल्स थे, जो साधारण औजार थे, इंक्लूडेड ब्लेड्स, जिसमें शामिल है ब्लेड यानी पत्तियां, एंड बुरिन्स यानी लकड़ी या तांबे में खुदाई करना, इसको बुरिन्स कहते हैं। तो ब्लेड इस जमाने में आविष्कार हो चुका था, इंसान ने पता कर लिया था ब्लेड्स के बारे में। बुरिन्स का मतलब है लकड़ी या तांबे में खुदाई। फाउंड एडवांस्ड डार्ट्स, डार्ट्स का मतलब होता है छोटे तीर, यानी आधुनिक छोटे तीरों का प्रयोग होने लगा। एंड फिशिंग हुक्स, और मछली पकड़ने के जो हुक होते हैं, कांटे होते हैं, उनका उपयोग होने लगा। इन इंडिया, भारत में अपर पैलियोलिथिक टूल्स, जो ये बाद का जो पैलियोलिथिक काल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक यानी सबसे नए पूर्व पाषाण काल में जो टूल्स हैं, अपर पैलियोलिथिक टूल्स एंड साइट्स, भारत में ये कहां पर मिले हैं ऐसे जो ये अपर पैलियोलिथिक टूल्स और साइट्स यानी जगह, ऐसी जगह कहीं पर मिली है क्या भारत में, या ऐसे टूल्स कहीं मिले हैं क्या? तो मिले हैं, हैव बीन फाउंड एट भोपाल, ये पाए गए हैं, ऐसी टूल्स और ऐसी साइट्स पाई गई है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में भोपाल एक जगह है, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, वहां पर ऐसे टूल्स, कैसे टूल्स की बात हो रही है, ये सब जैसे एडवांस डार्ट्स यानी छोटे तीर हैं, मछली पकड़ने के हुक हैं, बुरिन्स यानी लकड़ी या तांबे में खुदाई करने के औजार हैं, या ब्लेड्स हैं, ये इस तरह के जो औजार यानी टूल्स और इस तरह की जो साइट्स यानी जगह, ये भोपाल में मिली है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहां पर ऐसी जगह और ऐसे टूल्स मिले हैं। और एक जगह है झारखंड में, छोटा नागपुर एक जगह है, वहां पर भी ऐसे टूल्स और ऐसे साइट्स मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे, आज हमने पढ़ा है कि स्टोन एज को, चूंकि ये बहुत लंबा कालखंड है, स्टोन एज हम लोग पढ़ चुके हैं कि 5 lakhs BCE, ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पहले ये जो इरा है, ये एज है, ये स्टार्ट हुआ, जो कि 1000 या 10,000 BCE तक चला। तो ये बहुत ही बड़ा एक कालखंड है, लाखों वर्षों का। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुराना, बीच का और नया, ओल्ड, मिडिल और न्यू। इनके नाम अलग से भी दिए गए हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक जो था वो भी बहुत बड़ा था, तो इसको भी 3 भागों में बांट दिया है। इसके 3 भाग अपन ने पढ़े हैं, लोअर पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद में मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो ये किस तरह से इसको बांटा गया है, बांटा क्यों गया है? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कालखंड है और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, धीरे धीरे टूल्स को लेकर के क्या इंप्रूवमेंट हुए, कल्चर को लेकर के क्या इंप्रूवमेंट हुए, इन चीजों को डीपली स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आज का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं आपको रीड करना हो तो अभी मैं शायद 2-3 पेज भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन रीड करने से मतलब नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। आपका एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि इसमें कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका अर्थ क्या है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका बेस मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी नए वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, चूंकि मैं एक एक वर्ड का अर्थ बताता हूँ, तो उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, आप उनको लर्न करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी जो वोकेबुलरी है, आपका जो शब्द ज्ञान है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए और फिर उसके बाद में आप बिना किसी सहायता के इंग्लिश में जो भी मटेरियल है, जो भी टेक्स्ट है, उसको समझ पाएं और उसके जो क्वेश्चंस है उनको आप कर पाएं। तो आपका लेवल इंक्रीज तब होगा
जब आप अपना वोकेबलरी इम्प्रूव करेंगे, शब्द ज्ञान बढ़ाएंगे, तो ये जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है इनके थ्रू अपन अपनी इंग्लिश को भी बहुत ही बेटर बना सकते हैं। बहुत सारे नए नए शब्द हम सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली और विद फोकस, यानी बहुत ही अपनी ध्यान को एकाग्र करके देखना होगा स्क्रीन पर और सुनना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि नए स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करने चाहिए ताकि आप उनको यूज कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ बिकॉज टाइम इज ओवर। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आफ्टर टूडेज नॉलेज। आज के नॉलेज के बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें, आप चीज़ों को वापस पढ़ते रहें, पुरानी चीज़ों को। जो चीज़ आपके मिस हो जाए माइंड में से वो आप वापस पूछ भी सकते हैं और वीडियो को भी वापस देखा जा सकता है। लेकिन चीज़ों को आप मिस नहीं होने दें, एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ें पुरानी चीज़ों को। और मेरी भी आदत भी है कि जब मैं आगे का पढ़ाता हूँ तो पहले एक बार बच्चों को कनेक्ट करता हूँ पुरानी चीज़ों से कि वो अपन ने पहले क्या पढ़ा था और क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय भी अपन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहें, नए नए जो वर्ड्स आते हैं उनको लर्न करते रहें, उनको अंडरस्टैंड करते रहें और जो चीज़ें लर्न करने की उनको लर्न भी करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।